8 साल का लड़का क्या जुल्म है ये। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और राजद के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, ये कहाँ गया आपका सेक्युलरिज्म अभी? और ये लोग जो बाजा बजा रहे थे, जो अपने आप को सेक्युलर कहते, सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते, अब ये गूंगे क्यों बन के बैठे हैं? अब वो कौन बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है नहीं मालूम, मगर ये बात तो सच है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। ये पैतरा क्या है ये भाई? जो भारत रत्ना है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है वो, और उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। नहीं, मैं कमलनाथ साहब की सच्चाई की तारीफ करता हूँ। उन्होंने ये कहकर बतला दिया कि वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं। तो अच्छा हुआ ना कि दिल की बात जो छुपी हुई थी उनके ज़बान पे आ ही गई। तो अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप। तो वो बोल ही दिए, वो इकरार कर लिए कि वो उनकी पार्टी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसको सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था उस पर वो चलते हैं। पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने आप ही मीडिया के लोगों के सामने आकर कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, नंबर 1। अब जब कोई घुसा नहीं है तो फिर हॉट स्प्रिंग से क्या कोई शयातीन थे जो पीछे हट रहे हैं? वो घुसे हुए थे, आज भी घुसे हुए हैं चीन की फौज। अब देश बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने 15-16 राउंड बात करके डिसंगेजमेंट हुआ है। अब देश को बताना पड़ेगा कि डिसंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के माने क्या होते हैं, और देश को ये भी बताना पड़ेगा कि चीन ये कह रहा है कि हम नहीं घुसे, वो उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहा है, झूठा इल्जाम। अब आप बोलेंगे कि हम लोग सब खड़े होकर सिंग करें कि हैप्पी बर्थडे टू यू प्राइम मिनिस्टर। आप बोलिए, अब आप कल बोलेंगे केक काट क्यों नहीं काटे, और आप नेशनलिस्ट नहीं है। ये क्या बात है भाई? सुनिए मेरी बात, मेरा मानना यह है, मैं अपनी कभी बर्थडे नहीं मनाया हूं, नंबर 1, और मैं उस चीज़ों को मानता भी नहीं हूं जो मेरी परवरिश हुई है। तीसरी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिशियन को अपनी बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। अरे भाई, देश की जनता धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, मासूम बच्चों को गोद में लेकर महिला वोट डालती है आपको, क्या क्या नहीं करती है, फिर आपकी बर्थडे मनाई जाए? ये आप नहीं, सुनिए, हम सब पॉलिटिशियन से ये कह रहे हैं, हमारी बात को पसंद नहीं है कि मत करिए वो, और वो करते हैं तो उनका इख्तियार है। हमारा मानना ये कि भाई कब तक सिर्फ हम अपनी ही तारीफ करते रहेंगे? अरे हमारी माँ ने हमको पैदा किया, उसकी सेवा करो, उसको मानो, मगर हर साल आप वही अरे जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे, अरे आप छोड़िए ना भाई। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, यही तो परेशानी है आपको। अगर इंसान को कोई पैदा करता है तो एक तो अल्लाह के करम से, और दूसरा वो महिला, वो माँ होती है हमारी, जो हमको 8-9 महीने पेट में रखकर पैदा करती थी तकलीफों से, और फिर वो जो 2 साल तक कितनी तकलीफ सहती है माँ वो। इसीलिए हमारा मानना यह है कि जन्नत अगर है तो माँ के पैरों के नीचे है। और मैं कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाया, ना कभी मनाऊंगा। मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूं कि भाई मत आइए मेरे पास चीज़ें लेकर, मुझे पसंद नहीं है चीज़ें। अवाम ने हमको इतना बड़ा मुकाम दिया, अवाम ने इज्जत दी, मोहब्बत दी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? ये कल्चर बन जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये कल्चर ठीक नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि अरे भाई आप कोई घर में करना है करिए ना, पब्लिक क्यों करे आपके लिए? पब्लिक को क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? क्या कहे का सेलिब्रिटी? आप अवाम के खादिम होते हैं, आप अवाम की खिदमत करना आपका काम है। आप उसको छोड़कर लाइए केक काटिए, क्या है ये? देखिए, सीवान में जो कम्युनल राइट हुआ और उसके वीडियो सारी दुनिया ने देखे कि कौन
किसके मकान पर, दुकान पर, मोटरसाइकिल पर डैमेज कर रहा है और तोड़म फाड़ी कर रहा है, वो कौन लोग हैं। उसके बाद एक 8 साल के लड़के को जिसका नाम रिजवान है, पिछले 4 दिन से 8 साल का रिजवान राजद और नीतीश कुमार की सरकार में एक 8 साल का मुसलमान लड़का रिजवान पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के एक आला ओहदेदार ने मीडिया को झूठ कहा। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो जो जिसको पढ़ना लिखना आता है उनसे ये पढ़वा लीजिए कि रिजवान की उम्र बर्थ सर्टिफिकेट में 8 साल की उम्र है और उसकी मां पिछले 4 दिन से रिजवान के ताल्लुक से बेचैन है। हम नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक। आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी मां पर क्या गुजर रही है, आप गैर जरूरी कि उसको पकड़ कर लेकर गए? 8 साल का लड़का, क्या जुल्म है ये। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से और राजद के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, ये कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म अभी? और ये लोग जो बाजा बजा रहे थे, जो अपने आप को सेकुलर कहते, सारी दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते, अब ये गूंगे क्यों बन के बैठे हैं? अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर पर उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया है? हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि रिजवान को फौरन छोड़ा जाए। एक 8 साल के बच्चे को उसकी मां से खींच कर रखना, उससे जुदा कर देना, ये इंसानियत नहीं है, जुल्म है ये। अरे वो तो वीडियो है, वीडियो दिखाया गया है, पूरा सोशल मीडिया पे वीडियो है, जो वहाँ के लोकल केबल ने दिखाया कि मोटरसाइकिल तोड़ी जा रही है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कौन है वो लोग? उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़िए उनको। मगर एक 8 साल का लड़का रिजवान, बेचारे एक 8 साल के लड़के को आप उसकी माँ से जुदा कर दिए। ये कौन सी आपकी सरकार है? कौन सी आप इंसानियत है? कहे का गवर्नेंस हो रहा है वहाँ पर? सर कल आपने ज्ञानवापी पे बड़ी अच्छे तरीके से बोला है, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कोर्ट रूलिंग ऑन ज्ञानवापी डिस्पाइट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट will lead to rabble rousing and create a communal atmosphere which ironically plays into BJP's agenda. It is a sorry state of affairs that courts don't follow their own rulings. बड़ी एक बात कही है, courts are not following their own rulings. नहीं, मैं जो कल कहा था उस पर आज भी कायम हूँ। अब कोई और क्या कह रहा है उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। मुफ्ती साहिबा ने एक और बात कही है सर, उन्होंने इशारा में बोला कि गुलाम नबी आज़ाद जो है बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब वो कौन बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है नहीं मालूम, मगर ये बात तो सच है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी ना सर, हाँ। हम देखिए, ऐसा है ना कि जब नहीं है तो दूध के धुले हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम है वो। सर सेंट्रल विस्टा बनाया गया, इतना बढ़िया से उसका उद्घाटन हुआ, इतना अच्छा काम हो रहा है। आप लोगों ने बीच में एक आप और तेलंगाना सरकार ने बीच में ये कौन सा नया पैंतरा है सर कि बिल्डिंग का नाम ये रखा जाए वो रखा जाए? मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको इस तरह सवाल करना पड़ रहा है कि पैंतरा क्या है ये। भाई, जो भारत रत्ना है, जिसने भारत को संविधान दिया है, संविधान बनाया है, जो मेरे ख्याल से इस देश का अब तक के बहुत बड़ा लीडर है, गांधी से बड़ा लीडर है वो, और उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। हमारी पार्टी ने भी तेलंगाना असेंबली में उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और हम केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट चलती है ना, तो वो तो संविधान से ही चलती है। वो तो उसको बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी पंचायत है, डेमोक्रेसी का वो सबसे बड़ा सेंटर है। तो
वहाँ पर उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का रेजोल्यूशन तेलंगाना की विधानसभा में पास किया। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार भी जो नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है उसका भी नाम हम सीएम से ये अपील करते हैं कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से उसको रख दिया जाए, नए सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को। नहीं सर, इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? क्यों रखना चाहिए? नाम क्यों देना चाहिए? नहीं, आपको तकलीफ क्या है? अम्बेडकर के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं सर, नाम की तकलीफ नहीं है। आप कई मसलों पे नाम चेंज करने, रास्ते का नाम चेंज करना, इसका नहीं, नाम यहाँ- चेंज करने पे आप मुखालफत करते रहे, तो ये नाम की राजनीति करने का ना जरूरत क्या है? देखिए, नाम चेंज तो नहीं हो रहा है ना, नाम रखा जा रहा है। नाम चेंज किसका हो रहा है? नाम तो है ही नहीं वहां पर। भारत की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जो बन रही है, जिसका प्रधानमंत्री फाउंडेशन स्टोन भी डाले और ऊपर भी जाकर उन्होंने तस्वीर भी ली, तो बिल्डिंग का नाम रखने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ है सर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मालवा का दौरा कर रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, उनको सवाल किया जाता है सब हिंदुत्व को ऊपर, तो उनका जवाब था कि क्या हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। सॉफ्ट हिंदुत्व पे सवाल था, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पे बोलते हैं कि हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, मैं कमलनाथ साहब की सच्चाई की तारीफ करता हूं। उन्होंने ये कहकर बतला दिया कि वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं। तो अच्छा हुआ ना कि दिल की बात जो छुपी हुई थी उनके ज़बान पे आ ही गई। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप। तो वो बोल ही दिए, वो इकरार कर लिए कि वो उनकी पार्टी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसको सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था उस पर वो चलते हैं। सर, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उत्तर प्रदेश में बदस्तूर जारी है, आप लोगों के विरोध और एतराज के बावजूद ठीक उसी तरह जारी है जिस तरह से बुलडोजर आसाम में बुलडोजर चला मदरसे को। नहीं, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये सर, आपने इसी जगह पर हमसे बात करते हुए, मुखातिब होते हुए हमसे उनको बोला था कि चाइना के साथ आपने अंदेशा जताया कि चाइना के साथ जंग हो सकती है। अब तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है सर ओगरा और हॉट स्प्रिंग। पहले तो ये है कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने आप ही मीडिया के लोगों के सामने आकर कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, नंबर 1। अब जब कोई घुसा नहीं है तो फिर हॉट स्प्रिंग से क्या कोई शयातीन थे जो पीछे हट रहे हैं? वो घुसे हुए थे, आज भी घुसे हुए हैं चीन की फौज। अब देश बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने 15-16 राउंड बात करके डिसएंगेजमेंट हुआ है। अब देश को बताना पड़ेगा कि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन के माने क्या होते हैं, और देश को ये भी बताना पड़ेगा कि चीन ये कह रहा है कि हम नहीं घुसे, वो उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहा है, झूठा इल्जाम। देखिए, डिसएंगेजमेंट हुआ है, डीएस्केलेशन नहीं हुआ है। डीएस्केलेशन होना बहुत जरूरी है। डीएस्केलेशन होगा तो उसका मतलब यह है कि 30 से 40 किलोमीटर, अब क्या स्थिति है कि 50,000 फौज भारत की और चीन की आंख में आंख डालकर एक दूसरे को देख रही है। तो डीएस्केलेशन होना चाहिए था। और ये झूठ बीजेपी और प्रधानमंत्री ने कहा, वो देश को झूठ साबित हुआ कि कुछ घुसा ही नहीं है। वो घुसे हुए, आज भी घुसे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात यह है, तो क्या हमारे लिए डेमचौक और डेप्सांग हम क्या छोड़ देंगे उसको चीन के लिए? डेमचौक और डेप्सांग के कब हटेगा बताइए? हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हम चीन के आगे क्यों झुक रहे हैं? हमको चीन के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जमीन है, भारत की जमीन है। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि डिसएंगेजमेंट में और डीएस्केलेशन में जमीन आसमान का फर्क है।
चाइना और चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री दोनों एक समिट में, इंटरनेशनल समिट में आमने सामने होंगे, दोनों के बीच में बातचीत तो अगर 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 बातचीत होगी तो इसका ये मतलब निकाल सकते, और मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब यही निकलेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत का वो जो इलाका डेप्सांग और डेमचौक का है वो चीन के हवाले कर दिया, चीन से डरकर उनसे हवाले कर दिया। जब तक पीएलए चीन की फौज डेप्सांग और डेमचौक में रहेगी, प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कोई घुसा नहीं है, तो वो तो घुसे हुए हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो क्या हम उनसे मिलकर क्या हम उसको कर लेंगे? और याद रखिए, प्रधानमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री, सब ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर होना चाहिए। क्या स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए जब तक के डेप्सांग और डेमचौक से चीन की फौज नहीं हटेगी और डी एस्केलेशन नहीं होगा। डी एस्केलेशन जरूरी है, डिसएंगेजमेंट नहीं है। पर इस मुद्दे का हल तो सर दो राष्ट्र प्रमुखों को मिलकर, अगर वो लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म 18 मरतबा भारत के प्रधानमंत्री चीन से मिले हैं। आखिर ऐसी क्या मोहब्बत है, प्रधानमंत्री क्यों मिलना चाह रहे हैं उनसे, चीन से, चीन के जो शी जिनपिंग से क्या दोस्ती है भाई उनसे? हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। हमारे जानवर सर्दी के मौसम में उन जगह पर जाकर ग्रेसिंग नहीं कर सकते। मैं आज भी कह रहा हूं कि हम 8 से 10 गांव खो चुके हैं। चीन 8 से 10 किलोमीटर हमारी भारत की जमीन में आकर बैठा हुआ है। क्यों मिलेंगे हम? नहीं मिलना चाहिए। जब तक डेप्सांग डेमचौक से और इन तमाम इलाकों से जहां पर चीन घुसा हुआ था, वहां पर डी एस्केलेशन होना जरूरी है। बहुत बड़ा फर्क है डी एस्केलेशन में और डिसएंगेजमेंट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि है ही नहीं, घुसा ही नहीं, तो अब क्या घुसा है? हमारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, हमारी फौज वहां भी खड़ी हुई है। तो आपका बिल्कुल क्लियर कट मानना है कि दोनों प्रधानमंत्री को शी को नहीं मिलना चाहिए, बातचीत कर अगर इस मुद्दे को क्या भाई बातचीत तो 15-16 राउंड की हो चुकी है ना। हमारे 22 सिपाहियों की चीन ने उनको कत्ल कर दिया, उनकी जान ले ली। उसमें कर्नल की मौत हुई जिसका ताल्लुक तेलंगाना से था। तो प्रधानमंत्री ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था, नहीं कहा था? आप प्ले करिए उसको। आप लोग तो नहीं दिखाएंगे अपने टीवी चैनल पर कि ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। आपको दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, फिर ये 16 राउंड की मीटिंग क्या है? क्या बातचीत हो रही है बताइए। फिर आप एक बात समझिए, 50,000 फौज क्यों खड़ी हुई हमारी बहादुर फौज वहां पर? आप कह रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग से वापिस हो रहे हैं। भाई चीन कह रहा है कि भारत की फौज हमारी जमीन में आ गई। झूठा इल्जाम लगा रहा है चीन। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट है चीन का। तो फिर डी एस्केलेशन होना चाहिए, डिसएंगेजमेंट नहीं है। डिसएंगेजमेंट को आप क्या बोल रहे हैं? फिर डेमचौक डेप्सांग में चीन क्या बैठे रहेगा क्या? अगर क्या हमने प्रधानमंत्री उनकी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि छोड़ देंगे उसको डेमचौक डेप्सांग को? ये तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो। सर, मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उस पर एक रिवीजन पिटीशन था, उसको मुलतवी किया है 30 अक्टूबर तक। आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या उससे? नहीं, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? जब कोर्ट तय करेगा तो हमको मालूम होगा। मगर उसमें तो एक मैंने आपको कॉपी दी थी आप लोगों को कि जो कॉम्प्रोमाइज मुसलमानों में और क्रिश्चियन धर्म जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मुसलमानों ने अपनी ज़मीन उस आलीशान मंदिर को बनाने में दी, जो पानी के परनाले जो जाता था उसको बंद किया। एग्रीमेंट हो चुका है। अब उस एग्रीमेंट को नहीं मानकर कोई कोर्ट को जाता है कि नहीं हम पार्टी नहीं थे, तो फिर ये तो मजाक हो रहा है ना। ठीक है, आपको इख्तियार है कोर्ट जाने का, मगर जब दोनों समुदाय के जिम्मेदारों ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब दोबारा उसको खोल रहे हैं, तो अब नहीं मालूम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, क्या फैसला आएगा, वो तो कोर्ट जाने। आप गुजरात से आए हैं सर, राजस्थान जा रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल जी भी घूम रहे हैं, काफी बड़े वादे कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं वहाँ की सरकार पे लगा रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है? राजस्थान के लिए क्या प्लान है? नहीं, राजस्थान तो हम पहले से भी जा रहे हैं। वहाँ हमने अपना संगठन बना दिया है और वहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से मुलाकात है हमारी। कल भी हम 2 दिन राजस्थान में रहेंगे
हम मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर आवाम से, जनता से मुलाकात करेंगे, पार्टी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। कल शाम में एक हमारी एक पब्लिक मीटिंग भी है छोटी सी, तो उसमें भी हम करेंगे। कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में तो 23 नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में जा रहे हैं। गुजरात में तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। अब रहा सवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री का, जब दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ तो मुख्यमंत्री राजघाट पर जाकर मौन व्रत पर बैठ गए, कुछ नहीं बोले, उसको जिक्र ही नहीं किया उस पर। सर आपके विरोधी हाँ बिल्कुल करेंगे। राजस्थान में कंटेस्ट कर, इलेक्शन की तैयारी सिलसिले में जा रहा हूँ। आपके विरोधी यही कह रहे हैं कि आप पैन इंडिया जो अपनी पार्टी को वो स्ट्रेंथन करना नहीं है, वो दरअसल बीजेपी को मदद करना है। हाँ देखिए, हमारी ही सरकार ने 8 साल के रिजवान को पकड़ा। हम ही मुख्यमंत्री है ना, हम ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के। 8 साल के रिजवान को पकड़ लिया। अब बताइए आप, इस पर कौन बोलेगा? अच्छा, ये जो इतना बड़ा ऑर्डर आया कल का, ये तमाम जो लोग हमको गाली देते, ये गूंगे क्यों हो चुके हैं भैया? कौन लोग सर? अरे बहुत से लोग हैं, स्पेसिफाई करिए। अरे बहुत से लोग हैं भाई, जो हम पर उंगलियां उठाते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर गालियां दी जाती हैं। जो भाजपा को के साथ सत्ता में रहकर मुख्यमंत्री बनते और जैसा उनको छोड़ देते, उनको आप कहते हैं कि वाह, ये तो आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता है। और हम गुनाहगार, हम तो हमेशा हम ही गुनाहगार हैं। शुक्रवार की तिरंगा यात्रा का आयोजन है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो मस्जिद अबू बकर के पास हम नमाज जुमा वहाँ पढ़ेंगे। सब हमारे पार्टी के MLAs, पूरे कॉरपोरेटर, जिम्मेदार, और वहाँ से हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली, और तीगल कुंटे तक जाएंगे। और तीगल कुंटे के पास एक पब्लिक मीटिंग होगी। ये हम लोग उस दिन, क्योंकि हैदराबाद उस वक्त का स्टेट भारत से उसका इंटीग्रेशन हुआ था, इंटीग्रेट हो गया भारत के साथ। वो जब आज़ादी मिली थी 47 में, तो 48 में ये हुआ, तो इसलिए उसकी इंटीग्रेशन के, नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पर उस दिन को मना रहे हैं। और इसीलिए हम निकल रहे हैं और एक रैली की शक्ल में जाएंगे। और फिर दूसरे दिन तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल फंक्शन होगा, उसमें भी हम लोग तमाम के तमाम हमारे पार्टी के MLAs, मैं, MLCs, उस प्रोग्राम में भी हम शिरकत करेंगे। कल्चरल मिनिस्ट्री, यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, होम मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी आप जाएंगे, उसमें शिरकत होगी। क्योंकि आप हैदराबाद के सांसद हैं। हाँ, तो अभी लिबरेशन डे है, लिबरेशन डे नहीं, हमारे लिए वो इंटीग्रेशन का डे है। और आप आइए उस दिन, मैं आपको उन लोगों को जवाब दूंगा जो उसको लिबरेशन कहते हैं, और भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़े, हम माने उनका जो खद है बहुत बड़ा। उन्होंने क्या कहा था उस दिन के बारे में, आप सुन लीजिए। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाएं, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम में तो हम जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रख रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले तो कोई बात ही नहीं किए। बुलाए तो जाएंगे सर। नहीं भाई, कोई आप लोग या आप लोग उनके अगर ऑफिशियल एमिसरी बने हैं तो अलग बात है। आप लोग तो नहीं है ना, आपको इनवाइट नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। 17 तारीख को सर प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी होता है। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, अब आप बोलेंगे कि हम लोग सब खड़े होकर सिंग करें कि हैप्पी बर्थडे टू यू प्राइम मिनिस्टर। आप बोलिए। जन्मदिन है सर। अब आप कल बोलेंगे केक काट क्यों नहीं काटे, और आप नेशनलिस्ट नहीं है। ये क्या बात है भाई? सुनिए मेरी बात, मेरा मानना यह है, मैं अपनी कभी बर्थडे नहीं मनाया हूं, नंबर 1। और मैं उस चीजों को मानता भी नहीं हूं जो मेरी परवरिश हुई है। तीसरी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिशियन को अपनी बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। अरे भाई, देश की जनता धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, मासूम बच्चों को गोद में लेकर महिला वोट डालती है आपको, क्या क्या नहीं करती है, फिर आपकी बर्थडे मनाई जाए? ये आप नहीं, सुनिए, हम सब पॉलिटिशियन से ये कह रहे हैं, हमारी बात को पसंद नहीं है कि मत करिए, वो करते हैं तो उनका इख्तियार है। हमारा मानना ये है कि भाई
कब तक सिर्फ हम अपनी ही तारीफ करते रहेंगे? अरे हमारी माँ ने हमको पैदा किया, उसकी सेवा करो, उसको मानो, मगर हर साल आप वही अरे जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे, अरे आप छोड़िए ना वो जाते तो हैं सर हमेशा अपनी माँ भाई। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, यही तो परेशानी है आपको। अगर इंसान को कोई पैदा करता है तो एक तो अल्लाह के करम से, और दूसरा वो महिला, वो माँ होती है हमारी, जो हमको 8-9 महीने पेट में रखकर पैदा करती थी तकलीफों से, और फिर वो जो 2 साल तक कितनी तकलीफ सहती है माँ वो। इसीलिए हमारा मानना यह है कि जन्नत अगर है तो माँ के पैरों के नीचे है। और मैं कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाया, ना कभी मनाऊंगा। मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूं कि भाई मत आइए मेरे पास ये चीज़ें लेकर, मुझे पसंद नहीं है चीज़ें। अवाम ने हमको इतना बड़ा मुकाम दिया, अवाम ने इज्जत दी, मोहब्बत दी, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? ये कल्चर बन जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये कल्चर ठीक नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि अरे भाई आप कोई घर में करना है करिए ना, पब्लिक क्यों करे आपके लिए? पब्लिक को क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है सर पॉलिटिशियन का। क्या सेलिब्रिटी बन रहे हैं। अरे कहे का सेलिब्रिटी? आप अवाम के खादिम होते हैं, आप अवाम की खिदमत करना आपका काम है। आप उसको छोड़कर लाइए केक काटिए, क्या है ये? उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है बहन सुश्री मायावती, देखिए अपना जन्म बिल्कुल वो मनाती हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह बहन जी को सेहत दे, बहन जी की पार्टी और मजबूत हो जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो पार्टी अगर कमजोर होगी तो दलितों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपने अभी बर्थडे मनाने को, हाँ, मैं मेरी राय है, मेरी राय नहीं देखिए भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि मोदी जी भी बर्थडे मनाते? आप बहन जी पे क्यों चले गए? आप ये क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी बर्थडे मनाते हैं? आपका अटैक एक दलित नेता पर क्यों हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। बड़े बड़े कांग्रेस कई नेताएं हैं ना, शिवसेना के लीडर्स हैं, कहाँ के सब तो केक काटते हैं, मगर आपकी नज़र सिर्फ चले गई एक दलित नेता पे जो भारत के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी कई मरतबा। हम तो उनकी सेहत के लिए, और उनकी पार्टी इतनी कमज़ोर जो आज हो गई है वो कमज़ोर ना रहे। उत्तर प्रदेश के दलितों को बहुत बड़ी ज़रूरत है वो, और वो हम उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत करेंगे और वो मजबूत होंगे। Sir, PFI and other organizations said Gangapi verdict will lead to violence. How do you see this? Whatever I have told you, my dear friend Sumit, I still stand by it. I will, what I have to speak about my party, I have told about it. I have said that this verdict will lead to that is what I have said, and I stand by it. So, sir, and this Karnataka government using Yogi model, bulldozer model to demolish illegal constructions. How do you see that? Well, Karnataka government, I think so, if my memory serves me right, in Bengaluru, there was a massive flood over there. Massive flood. Will they take the bulldozers there? Because वो तो बड़े करोड़पतियों घर है वहाँ पर। उसमें हम देखें कि एक तो रोल्स रॉयल्स डूबी हुई है, डेमलर गाड़ी डूबी हुई है, बड़ी मर्सिडीज डूबी हुई है, वहाँ बुलडोजर चलाएंगे क्या? ये भाजपा वाले रोल्स रॉयल्स गाड़ी से बड़ी मोहब्बत करते हैं क्या कि वहाँ पर बुलडोजर लेकर नहीं जाएंगे आप? और एक गरीब का घर जिसमें 2 मोटरसाइकिल आती है, एक छोटी सी मारुति आती है, उसके घर को तोड़कर आप बड़ा अपने आप को बहादुर समझते हैं। चीन बैठा हुआ है डेपसांग डेमचाक में, जाइए बुलडोजर लेकर। अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर लेकर काम कर रहा है, उसको रुकाइए आप। देखिए, कमजोरों के ऊपर जुल्म करके अपने आप को बहादुर कहना बहादुर नहीं है, बुजदिली है। सर, तेलंगाना असेंबली में एक और रेजोल्यूशन अब पास हुआ है पार्लियामेंट डीएम के अलावा, और वो है कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसको वापस लेना चाहिए और विड्रॉ करना चाहिए। आज असेंबली में उसको रेजोल्यूशन, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या भाजपा जो पावर में है दिल्ली में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के एजिटेशन में नहीं कहा था कि इसको वापस लिया जाएगा? नंबर 1 पॉइंट। आपने ये कहा था कि इसको वापस लिया जाएगा। दूसरा ये
कि आप एक बात को समझिए कि बिजली जो है वो एक लग्जरी नहीं, एक राइट है। लग्जरी नहीं है, एक राइट है। तीसरा ये है कि तेलंगाना की खास तौर से हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो बिजली की पैदावार यहाँ पर की है, उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उससे तेलंगाना में स्टेट की फूड सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है। अब ये जो नया बिल लाया गया माने जो पेश किया गया है पार्लियामेंट में, जिसको अब स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया गया है, वो देखिए यूनियन गवर्नमेंट तय करेगा रेट्स कितने होंगे। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, तेलंगाना में 2018-19 में एक यूनिट की कीमत 6 रुपये 5 पैसे है। तो यहां की तेलंगाना की सरकार ने इंडस्ट्रीज को चार्ज किया 7 रुपये 50 पैसे और स्मॉल कंज्यूमर को उसको दे रहे हैं 1 रुपया 45 पैसे में। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों को फायदा हो रहा है तो क्यों खिलाफ हो रहे हैं उसके? देश के प्रधानमंत्री को इंडस्ट्रीज से पैसा लेकर उनको हाई चार्ज करके आप गरीबों को दे रहे हैं ना। 6 रुपये 5 पैसे पर यूनिट तेलंगाना में कॉस्ट है सप्लाई का 2018-19 का। उसको इंडस्ट्रीज को 7 रुपये 50 पैसे यूनिट, स्मॉल कंज्यूमर को 1 रुपया 45 पैसे पर यूनिट पे दिया जा रहा है। तो भाई ये क्यों कर रहे हैं? ये इंडस्ट्रीज को क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हैं बीजेपी वाले? गरीबों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं आप? हम जानते हैं कि जिनके एयरक्राफ्ट में प्रधानमंत्री फिरते हैं वो तो पावर किंग बने हुए हैं। अब सुन लीजिए दूसरी बात ये सुन लीजिए कि तेलंगाना में 2018-19 में तेलंगाना की सरकार ने सब्सिडी दी है फार्मर्स को, मुझे लंबा जवाब है, 3,705 करोड़ रुपए 2018-19 में। रिवाइज एस्टिमेट 19-20 का था 5,984 करोड़। 2021 में हुआ 7,587 करोड़। अरे भाई ये जब तेलंगाना की सरकार दे पा रही है तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? भाई तेलंगाना की सरकार इनको दे रही है और उससे फार्मर्स को, गरीबों को, और यहां पर आप तमाम लोगों के घर यहां पर हैं, इसमें से हार्डली आप लोग 1-2-3 लोग हैदराबाद के होंगे। आप बताइए कि बिजली कभी गई होगी, बारिश हुई तो, मगर सब लोड शेडिंग होती है 5-5 घंटे की, 4-4 घंटे की नहीं होती है ना। तो तेलंगाना को, अच्छा तेलंगाना 99% अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, हाँ। अब उसके बावजूद भी अब आप देख रहे हैं कि तेलंगाना का जो एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अगर पैसे नहीं मिले वो खाली 10% पर था और यूपी में 20% है। उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इससे बिजली जो गरीबों को तेलंगाना में जो सरकार दे रही है कम पैसों में, वो कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आप याद रखिए कि बिजली अगर कीमती हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। अब भाई कभी फायदा तो हो रहा है ना गरीबों का, बिजली है। इंडस्ट्रीज यहां पर नुकसान क्या है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं कि भाजपा सरकार से कि वो इंडस्ट्रीज के लिए ना करें काम, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ना करें काम, बल्कि गरीब किसान के लिए, गरीबों के लिए इस बिल को वो स्टैंडिंग कमेटी से ही वापस ले खत्म कर दें उसको। सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म की जरूरत है और कहीं भी किसी भी राज्य को सब्सिडी देने से नहीं रोका गया है बिल में। आप सुनिए आपको हम उसका जवाब दे देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तेलंगाना की सरकार, जो हमने आपके सामने डेटा ये रखा है कि द प्रोवाइडेड अ सब्सिडी ऑफ 3,705 करोड़ थ्रू ट्रांसको इन 2018-19 और 2021 में 7,587 करोड़ हो गया है। ये बिल ये कह रहा है कि पड़ोसी स्टेट की एक टीम आकर चेक करेगी। अरे तुम क्यों चेक करोगे भाई? आप होते कौन है पड़ोसी से आके यहां पर देखने के लिए? अरे ट्रांसपेरेंसी मैं कर रहा हूं ना। 2003 का जो एक्ट था, 2003 का जो एक्ट था वो क्या था, उसको देखने की जरूरत है।
2003 के एक्ट में स्टेट्स को इंपॉर्टेंट पावर्स दिए गए थे टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल कंज्यूमर्स एंड एंश्योर अ फेयर प्राइसिंग पॉलिसी। अरे भाई, जब तेलंगाना में दे सक रहे हैं, आप क्यों पेनलाइज करना चाह रहे हैं? भाई, अगर किसी गरीब को, आशीष साहब, ₹1.45 पर यूनिट मिल रहा है, क्या भाजपा और नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उनको ₹7.50 पे एक यूनिट मिले? आप बताइए किसका नुकसान होगा इसमें? भाई, तेलंगाना में वो है, स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो कर रहे हैं, और यहां पर इंडस्ट्रीज भी फैल रही हैं। सर खजाना खाली हो रहा है सर सब्सिडीज में। भाई, आपको लग रहा है वो खजाना जनता का है, वो किसी एक प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का नहीं है। वो खजाना है तो गरीबों के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, किसानों के लिए चाहिए। आपको मालूम कि तेलंगाना में सुसाइड जो होता था, वो सुसाइड कम हो गए फार्मर्स के लिए। भाई, इतनी क्रॉप की पैदावार हो रही है तेलंगाना में, देखिए जाकर आप कितना हो रहा है। सर, आप अभी तारीफ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पर इस सरकार की, लेकिन कल आपके एक विधायक ने सवाल उठाया इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ही, और सीएम से हल्की माइल्ड नोक-झोंक की। क्या हुआ था, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ था। वही पावर लोड सेटिंग। हाँ, लोड शेडिंग। देखिए, जो ट्रांसको वालों से, जो उनके सीएमडी रघुमार रेड्डी हैं, उनसे हमारा तो रोज का झगड़ा चलता है मेरा उनसे, क्योंकि कई जगहों पर स्टाफ की जरूरत है। तो नए आपने जोन बना दिए, मैंने डिवीजन बना दिए, तो वहां पर जो इमीडिएटली स्टाफ आना चाहिए, वो कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, फिर कोई एग्जाम का कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। मगर टैरिफ के ऊपर उन्होंने कहा था क्या? टैरिफ पर नहीं कहा। तो उसको ये जो वीकनेसेस हैं, वो तो उनको दूर किया जा सकता है आराम से। एससी साउथ और डी को काम करना चाहिए, और एमएलए साहब ने बिल्कुल सही कहा, याकूतपुरा में बास जगहों पर, और एक नया एरिया बनाया गया है बहादुरपुरा में, वट्टेपल्ली से लेकर मइलार्दोपल्ली, वहां पर स्टाफ की जरूरत है, स्टाफ की पोस्टिंग होगी। मगर टैरिफ के ऊपर अगर आप करेंगे तो कितना बड़ा बोझ होगा बताइए। और प्रधानमंत्री से हम अपील कर रहे हैं कि उज्ज्वला स्कीम है, भाई 2 सिलेंडर के आगे कोई ले ही नहीं रहा है, कहां बिजली, फिर क्या होगा बिजली का हाल? किसान तो बर्बाद हो जाएंगे अगर ये कानून बन जाएगा तो।